मुफक्खर अदील जो कि एसएसपी रहे, इतना बड़ा जुर्म सरजद कर दिया कि बचपन के दोस्त को कत्ल किया। हम ये नहीं समझ रहे कि एक महबूब दोस्त को, एक बचपन के साथी को कत्ल कर दिया गया। ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ द केस हम हैं, और जो शायद हम जानते हैं वो बहुत कम लोग जानते होंगे। तारिक इलियास कियानी साहब की टीम के एक लड़के को एक फुटेज मिली एक दुकान की। अब हम यहाँ पे, मैं और नबी बख्श भट्ट, हम सर जोड़ लेते हैं कि शहबाज ततला यहाँ पे किसी लड़की से मिलने आए हैं। यहाँ पे तो मुफक्खर अदील ने 10 दिन के लिए किसी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए घर किराए पे लिया। नबी बख्श कहता है कि जनाब बात इस तरह से है कि तुम साढ़े नाल भी मतलब ड्रामा करी जा रहे हो। एसपी को कहते हैं। हाँ, अब सीनियर अथॉरिटीज की तरफ से हुक्म आ जाता है कि मुफक्खर अदील से ये कहें कि शाम 4 बजे CIA मॉल टाउन तशरीफ लें। मुफक्खर वहां से निकलते हैं, अपनी सरकारी गाड़ी एम्पोरियम मॉल की पार्किंग में खड़ी करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं। मुफक्खर बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसको ASP शिप तक जो सपोर्ट किया है वो शहबाज ततला की फैमिली ने किया। उस ड्रम में शहबाज ततला की जिस्दे खाकी को एक महलूल में, एक लिक्विड में उल्टा लटका दिया गया और मुफक्खर वहां जाता है कुछ देर बाद और थोड़ा सा केमिकल उसमें मिलाता है, धुआं सा उठता है, सेंटीमीटर्स में लाश कम होती चली जाती है। आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि एसएसपी मुफक्खर अदील ने अपने देरीना और बचपन के दोस्त का कत्ल क्यों किया, उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया, वजह तनाज़ा क्या थी और पुलिस ने चंद ही रोज में किस तरह से इस कत्ल को ट्रेस किया। ये हैरानकुन इंकिशाफात हैं। पॉडकास्ट आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CI ऑफिसर और इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ज़हीरुद्दीन बाबर आवान साहब। आवान साहब, ये बताएं कि मुफक्खर अदील जो कि SSP रहे, इतने अच्छे रैंक पे होने के बावजूद इतना बड़ा जुर्म सरजद कर दिया कि बचपन के दोस्त को कत्ल किया, और आपने इन्वेस्टिगेट किया ये केस। मैं और इंस्पेक्टर नबी बख्श इसकी इब्तदाई तफ्तीश आखिरी वक्त तक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ द केस हम हैं, और जो शायद हम जानते हैं वो बहुत कम लोग जानते होंगे। अच्छा, वो कोई नहीं जानता। इंस्पेक्टर नबी बख्श उन दिनों में पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 1 में पोस्टेड थे। ठीक है। और मैं था इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन डिफेंस C। नबी बख्श ने मेरे पास आना था। हमारा एक कंबाइंड फ्रेंड है फरहान शेख, इन सब ने मेरे पास पहुंचना था जो कि नहीं पहुंचे। मैं इनका खाने पे इंतजार कर रहा था। कुछ हमें डिस्कस करना था किसी एक क्राइम एक्टिविटी के बारे में। मुझे नबी बख्श का फोन आ गया कि सर मैं नहीं आ रहा, बल्कि आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे पास आ जाएं। ठीक है। खैरियत है? मैं तो यहाँ पे दाल तड़का लगा के बैठा हूँ। वो कहते हैं कि सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाकया हो गया है। मुफक्खर अदील उनके SP थे। अच्छा। नबी बख्श के SP थे। तो मेरे SP साहब का एक बड़ा करीबी दोस्त है, उनका जाने जिगर है। जॉइंटली इन्होंने यहाँ पे कलमा चौक में एक CSS के लिए एकेडमी बनाई हुई है। तो यहाँ मैं मौजूद हूँ, फरहान भी मेरे साथ यहाँ ही है, हम इकट्ठे हैं और हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप यहीं आए, खाना यहीं खा लेंगे। उनका करीबी दोस्त जो उनका बिजनेस पार्टनर भी है शहबाज ततला, वो कल से मिल नहीं रहा, लापता है। ठीक लापता है। तो मैंने कहा यार ये कौन सी बड़ी बात है, शहबाज ततला कौन सा बच्चा है, आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं सर उसके फ़ोन बंद है। मैंने कहा यस, ये कान खड़े करने वाली ये बात है। दिस इज अलार्मिंग। तो चले मैं आ जाता हूँ। मैं पहुँच जाता हूँ नबी बख्श के पास। हम पहले सड़क पे खड़े होकर कुछ देर डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ। वो मुझे सारा ब्रीफ कर। उसी एकेडमी के बाहर के जो शहबाज ततला ने और मुफक्खर अदील SSP ने इकट्ठे बनाई थी। जी, उसके बाहर हम खड़े हो जाते हैं और नबी बख्श सारी सूरत हाल मुझे बताता है जो उस वक्त तक उसे बताई गई थी। मुफक्खर अदील वहाँ नहीं है। नबी बख्श मुझे बताते हैं कि फरहान आई विटनेस है। फरहान ने आखिरी वक्त शहबाज ततला को देखा है। मैंने कहा जी कैसे देखा है? कि जी फरहान वॉज वेरी मच प्रेजेंट एट दिस प्लेस, एकेडमी में बैठा हुआ था। मुफक्खर अदील का इंतजार था, उसने भी आना था
और चंद एक और दोस्तों ने भी आना था, यहाँ पार्टी थी। ठीक है। वो एकेडमी कम और पार्टी हाउस ज्यादा था। उसके बिल्कुल अंदर जाके कैसे गली घूम के फिर पीछे जैसे स्ट्रांग रूम होता है किसी बैंक का जिसमें लॉकर्स होते हैं, इस तरह का एक बिल्कुल सेफ हॉल था जहां पे ये लोग पार्टी करते जी, दावतें नमरूद होती थी। तो वो यहाँ आया था। मुफक्खर वॉज नॉट प्रेजेंट हेयर, आई वॉज वेटिंग फॉर देम। और वो अचानक आया, उसने थोड़ी सी ड्रेसिंग चेंज की है, कोट चेंज किया और वो फिर तेजी से फेस वॉश करके निकल गया। ठीक है। बल्कि वो निकल ऐसे गया कि मेरा ही ड्राइवर जो मेरे ही बेटे को एकेडमी छोड़ने जा रहा था, उसी ड्राइवर ने उसको ड्रॉप किया। ठीक है। कही ठीक है, बुलाओ ड्राइवर को। अब ये हम सड़क पे खड़े होकर सारी बातें कर रहे हैं। ड्राइवर को बुलाया गया। उसने कहा जी कि मैंने शहबाज ततला साहब को ये बिल्कुल सामने वो जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसके साथ वो सामने मदरसा है, बिल्कुल है, वो मैं कलमा चौक में, मैंने उनको गाड़ी में बिठाया है और ऐसे यू टर्न लेके तो ये मदरसे के सामने उतार दिया। जी ठीक है। फिर कहते जी फिर मैं अपने काम पे चला गया हूं। उसके बाद क्या हुआ कि जी उसका मुझे इल्म नहीं। शहबाज ने आपको कुछ बताया, कोई बात की? कहते जी मैंने उनसे कहा था कि सर आपने कहाँ ड्रॉप होना है, तो उन्होंने कहा कि बस वो मुझे सामने उतार दो। तो कहते मैं कुछ देर के लिए थोड़ा हैरान भी हुआ कि ये बैठे ही क्यों है मेरे साथ। हाँ, वहां से बैठे यहाँ सामने रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने ये दोनों प्लेसेस हैं। यहां से फिर हमने काम शुरू किया। हमने कैमरास चेक करने शुरू किए, टेलीफोन एक्सचेंज चेक की, मदरसा चेक किया, राइट लेफ्ट चेक किया। वहां पे रास्ते बनते हैं कि या तो कोई फिरोजपुर रोड पे सीधा चला गया है, उसको किसी ने पिक किया है, या वो कोई गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी वो उसमें बैठा है, या यू टर्न लेके वापस फिरोजपुर रोड पे चला गया है, या फिर लेफ्ट टर्न कर गया है गार्डन टाउन की जानिब। तो इन्हीं तीनों रास्तों में से, या गुलबर्ग चला गया कलमा चौक के नीचे से निकल के। तो ये हम ढूंढ रहे हैं, कैमरा तलाश कर रहे हैं। हमें वहां पे तो कोई चीज दस्तयाब नहीं होती। अब हम डॉक्टर सजाद हैं जो शहबाज ततला के भाई हैं, वो भी वहां आ चुके हैं। अब हम एकेडमी आ जाते, हम एकेडमी में बैठे हुए हैं और उन लोगों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि जी एक सियासी शख्सियत का कोई केस था जिसके सिलसिले में एक और सियासी शख्सियत के साथ शहबाज इस्लामाबाद गए थे। ठीक है। और वापसी पे उनके ड्राइवर ने उन्हें वापस लाहौर ड्रॉप किया। ठीक है। और उसके बाद वो गए हैं चेंज करके, और फिर वो उन्होंने चेंज किया और वो चले गए। ये चेंज वाला जो मामला है ये उनके इल्म में नहीं है, डॉक्टर सजाद वगैरह के, बिकॉज ओनली द विटनेस वाज फरहान ने फिर आगे बताया कि हाँ जी बिल्कुल वो आए थे और आगे यहाँ पे चेंज करके चले गए हैं। हम कहते हैं जी हमारी वो जो ड्राइवर, बाकी की तो छोड़े, लाहौर तक तो पहुंचना साबित हो गया, और मुफक्खर साहब को बुलवाइए, बिकॉज जितने क्लोज फ्रेंड्स हैं यहाँ पे पार्टी भी अरेंज की हुई थी और मुफक्खर साहब तशरीफ़ नहीं लाए। बाकी के दोस्त भी टेलीफोन करके फिर उनको भी ये कह दिया गया। वहाँ पे कोई 15-20 लोगों ने आना था, कोई नहीं आया। जाहिर है मुफक्खर साहब ने बता दिया होगा कि जी ठीक है आज का प्रोग्राम कैंसिल है, लेकिन फरहान को किसी ने नहीं बताया। फरहान को शहबाज ततला ने भी नहीं बताया, हालांकि फरहान उस पार्टी का पार्ट था। वो मेंबर था, उसने उसमें शामिल होना था। फरहान देखता ही रह गया कि शहबाज आनन फानन निकल गए। हमने फिर राब्ता कायम किया, नबी बख्श भट्ट इंस्पेक्टर ने और मैंने, वो जो सियासी शख्सियत का ड्राइवर था। ठीक है। चूंकि वो आ नहीं रहा था, वो अवेलेबल नहीं था, हमने उसे टेलीफोन पे कम्युनिकेट किया। हमने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ था, आप आखिरी वो शख्स हैं जो इस्लामाबाद से लाहौर लेके आए हैं और ड्रॉप किया शहबाज ततला को, तो इन बिटवीन रास्ते में क्या कुछ हुआ? उन्होंने कहा जी रास्ते का तो मुझे इल्म नहीं है। जिना हॉस्पिटल, जब हमने नहर से जिना हॉस्पिटल की जानिब टर्न किया है, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने एक वहां पे ना HBL का ATM का बूथ है। हाँ बिल्कुल, जिना हॉस्पिटल वाली साइड, गेट क्रॉस करके जिना हॉस्पिटल वाली साइड पे, उसके सामने उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी रोको। शहबाज ततला ने गाड़ी रुकवाई है, वो गाड़ी से बाहर निकले हैं। बाहर निकल के उन्होंने रोड क्रॉस किया है और एक ग्रीन बेल्ट है, फिर उसकी तरफ दूसरी जानिब फिर सड़क है।
वो ग्रीन बेल्ट पे दूसरी जानब एक गाड़ी खड़ी थी या नहीं खड़ी थी वो तो मैंने देखी नहीं, लेकिन एक शख्स सड़क से दूसरी जानब से भी आया है और उसका कद लंबा था। वो ग्रीन बेल्ट के दरमियान खड़े हुए हैं, मुलाकात हुई उनकी? मुलाकात तो ये 10 से 15 सेकंड की, और उसके बाद शहबाज वापस आ गए हैं, मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं और मैंने उनको एकेडमी के बाहर दरवाजे पे उतार दिया। बिल्कुल ठीक है। यहां तक की स्टोरी क्लियर हो गई। अब सर हमने चेक करने शुरू कर दिए हैं सेफ सिटी के कैमरे? नहीं, अभी सेफ सिटी तक नहीं पहुंचे। ओके। सेफ सिटी चेक करना है हमने। अब हम वो पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं। हम जाते हैं जिना हॉस्पिटल, HBL का जो ATM बूथ है वहाँ भी जाते हैं। वहाँ जो फार्मेसीज हैं उन फार्मेसीज को हम चेक करते हैं कि इनके कैमराज हैं, वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ये कैमराज यहाँ पे ये अवेलेबल हैं जहाँ पे वो हमें फुटेज मिलेगी। बिल्कुल सही है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरत है एक कानूनी कार्रवाई की। हम मुफक्खर साहब को बुलवाते हैं कि ज़ाहिर FIR दर्ज करवाए हैं कि FIR लॉन्च करनी है, तशरीफ़ ले आइए। डॉक्टर सजाद साहब से हम कहते हैं जी फौरी FIR लॉन्च करवाइए ताकि हम इससे अगला स्टेप स्टार्ट करें। छानबीन तभी स्टार्ट होगी। किडनैपिंग फॉर रैंसम की जो एक पर्टिकुलर टीम है जिसके इंचार्ज हैं DSP तारिक इलियास कियानी, उनको भी बुलवाया जाए क्योंकि वो किडनैपिंग के केसेस के माहिर हैं और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर FIR हो जाए। मैं वहां पे एक FIR का मजमून, एक एप्लीकेशन लिखता हूं। ठीक है। वो लिख के मुफक्खर साहब वहां तशरीफ रखते हैं, बैठे में हैं, उनको मैं वो देता हूं कि जनाब अभी आप फौरी तौर पे पुलिस स्टेशन नसीराबाद में FIR लॉन्च करवाइए। वो कहते हैं यार करवा लेते हैं। मैं नबी बख्श की तरफ देखता हूं, मतलब मामले को सीरियस नहीं ले रहे थे, मतलब आखिरी दर्जे के नॉन सीरियस। मैं नबी बख्श की तरफ देखता हूं, वो मेरी तरफ देखता है, फरहान भी वहां मौजूद है। फिर शक तो नहीं होता कि ज़ाहिर है कि FIR क्यों नहीं दर्ज करवा रहे? अभी नहीं हुआ। हाँ, अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये बहुत करीबी दोस्त है और ये शौक में है। हाँ, पुलिस टाइम तो देती है शौक से निकलने। मैंने कहा सर आप प्लीज ये केस हमें फौरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। हम अभी तारिक इलियास कियानी को बुलाना चाहते हैं, हम लोकल पुलिस को भी शामिल करना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीजें मालूम कर चुके हैं क्योंकि ज़ाहिर तो ये किडनैपिंग का केस लग रहा है। मैंने कहा सर हम बहुत सी चीजें मालूम कर चुके हैं। हमारे पास वो ड्राइवर मौजूद है जिसने शहबाज ततला को अक्रॉस द रोड उतारा है, हमारे पास उस सियासी शख्सियत का ड्राइवर मौजूद है जिसने एक मुलाकात की निस्बत बताया है जो जिना हॉस्पिटल के पास हुई है। तो हमने अब सेफ सिटी की मदद लेनी है। ये बात खत्म हो गई और हम अब इस इंतजार में हैं कि ये FIR लॉन्च करवाएं। कुछ 10-15 मिनट गुजर गए, हमें बुलवाया मुफक्खर अदील ने। टाइम हो गया रात 12:30 बजे। और ये मिसिंग का बुक हुआ कितने बजे का? ये तो एक दिन पहले का हो गया। ओके, अगले दिन बुलाया, रात को बुलाया। ये रात है अब, ये रात गुजर गई है और फिर रात हो गई। ठीक है। अब मुझे और नबी बख्श को मुफक्खर अदील बुलवाता है, SSP मुफक्खर अदील कि जी मेरी बात सुन ले। लड़का आता है, वो कहता है जी बुला रहे हैं। अब नबी बख्श तो उनका सबॉर्डिनेट है, उसने तो अटेंशन होके जाना है। मैं भी जाता हूं साथ, जाहिर है वो सीनियर ऑफिसर है, बॉस है। हमें वो कहते हैं कि यार आप ना कुछ जरूरत से ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। अच्छा, आपकी जो ये एडवांस मूवमेंट है ना, आप जानते हैं शहबाज को? हम कहते हैं सर हम नहीं जानते। उन्हें कहा उसके 3500 मामलात हैं, 10 लड़कियों के मामलात हैं, वो आ जाएगा। बड़े रिलैक्स बैठे। वो आ जाएगा, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? वो आ जाएगा। वो किते ना किते मतलब समझ दियो ना तुसी, लिहाजा तुसी एडे फास्ट ना चलो। FIR जब हमने लॉन्च करवानी होगी, डॉक्टर सजाद भी मौजूद है जो भाई हैं, क्योंकि FIR जदों असी लॉन्च करानी होगी तो असी करा लांगे। हम ना यहाँ पे बड़े गुस्से में आ जाते हैं कि यार, वो कहते हैं गवाह मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। वो तो बचपन के दोस्त हैं, उनको तो ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था। मैं और नबी बख्श वहां से उठ के बाहर आ जाते हैं, हम नीचे चले जाते हैं, सीढ़ियां उतर के नीचे मेन रोड पे सिगरेट लगाते हैं और फरहान को बुलाते हैं। हमें अब जो एक पुलिस ऑफिसर की सिक्स्थ सेंस होती है
वो ये कहने पे मजबूर कर रही है जो अब मैं बताने लगा हूं। हम फरहान से कहते हैं कि यार ये है डायरेक्ट सबॉर्डिनेट, मैं जूनियर ऑफिसर हूं, अपने यार को जाके ये कह दें कि बता दें कि शहबाज कहाँ है। अच्छा, मतलब आपने स्निफ कर लिया कि ये ही पीछे है। हमें ये नहीं पता कि वो अगवा हो गया है, हाँ, हमें ये नहीं पता कि आगे क्या हादसा पेश आ लेकिन चुका है। एसएसपी मुफक्खर के रवैये की वजह से ये पता चल गया कि पीछे ये है, पता ये सारा इसको ही पता है, है। पता सारा ही है। अगर वो कहीं छुपा हुआ है, हाँ, अगर वो कहीं किसी के साथ गया है तो इसको पता है। जाहिर है वो रिलैक्स बैठा हुआ है आराम से। हमने कहा कि जाओ जाके अपने यार से कहो कि ये बहुत काम जो है ना इस तरह से ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, उसकी फैमिली मौजूद है, उनको बताएं और इस केस को खत्म करें। बिल्कुल सही है। और हम जा रहे हैं। हम सर वहां से आ गए, पैगाम दे आए आप। पैगाम और दिया। फरहान चूंकि दोस्त था दोनों का, वो वहीं रहा। तो वो वहीं रहा। ठीक है। दिन में तारिक इलियास कियानी साहब का फोन आता है इंस्पेक्टर नबी बख्श को। हमारी बड़ी मोहब्बत है तारिक इलियास कियानी साहब से, बड़ी हमारी आपस में अच्छी गप है, अच्छी मोहब्बत है, पुलिस के हवाले से भी और पुलिस से हट के भी। तो वो कहते ना कि यार की कम पाया जे, मैं कहा जी की कम पाना है, राती की वेखदे वूखदे रहे हो। हमने कहा जी हम रात को यहाँ तक पहुंचे हैं तो शहबाज ततले की जिना हॉस्पिटल के सामने मुलाकात हुई है एक शख्स से, जो हमने बताया है मुफक्खर को कि वो मुफक्खर ही सी। तारिक इलियास कियानी साहब कहते हैं कि वो मुफक्खर ही था। अच्छा, जब मुफक्खर को ये हो गया कि अब तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये चेक करेंगे, हाँ, तो अब बता दिया जाए, लेकिन इनको ना बताया जाए। तारिक इलियास कियानी को बता दिया। हाँ ठीक है। अब तारिक इलियास कियानी ने कहा कि तुसी है किथे हो, उन्हें कहा जी मैं ते घर हाँ। उन्हें कहा तुसी भी आ जाओ, ते बाबर साहब ने कहो कि तशरीफ ले आनो भी आ जान। ठीक है। अब मेरा चूंकि मैं पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल है ऐसे ही मुंह उठा के चल पड़ना। खैर मैं अपनी सीनियर अथॉरिटीज़ को बताता हूँ कि सीरियस केस है, तो मैं जा रहा हूँ मुफक्खर अदील के दोस्त शहबाज ततले के अगवा के सिलसिले। वो एसएसपी मुफक्खर ने कहा होगा ना तारिक इलियास कियानी को, हैंडल करो इन्हें, ये ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं। अब हम आ गए। ठीक है। और अभी तारिक इलियास कियानी साहब को सारे मामले का नहीं पता कि ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम हो सकता है। हाँ जी, नहीं पता। हम आ गए। उन्होंने कहा कि राती फिर तुसी की कुछ कीता? उन्होंने कहा जी असी की करना सी। नबी बख्श ने कहा कि जी असी ते इत्थे एप्लीकेशन भी बना के दे के गए हैं कि जी आप केस रजिस्टर करवाएं ताकि हम आपको बुलवाएं, तो हम आपको ऑफिशियली बुलवाना चाहते थे, तो अब आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं अनऑफिशियली आया हूँ, मुझे एक सीनियर ऑफिसर है, मेरे बड़े मेहरबान ऑफिसर हैं, वो बड़े इस बारे में ना क्यूरियस थे कि मुझसे वो बार बार पूछ रहे थे। वो चूंकि मैं उनके बराह रास्त सबॉर्डिनेशन में रहा हूँ तो मेरा उनसे रब्ता था। उन्होंने रात भी मुझसे रब्ता कायम किया कि यार वो आप आए हुए यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और दिन में भी उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया। मैंने उनको अपडेट किया हुआ था और मैंने ये भी बताया था कि FIR लॉज और यहाँ पे तारिक इलियास कियानी को भिजवाएं ताकि लोकल पुलिस फिर हमारे साथ शामिल हो और हम इसको एज अ लीगल फ्रेमवर्क काम शुरू करें। तो तारिक इलियास कियानी साहब ने कहा कि जी मुझे तो उन अफसर ने भेजा है, वही ऑफिसर जो मेरे साथ इन टच थे। मैंने कहा अच्छा फिर? तो कहने लगे जी ये मुझे इसने बता दिया कि इसने शहबाज ततले को ये सामने मदरसे से अपनी गाड़ी में बिठाया, सरकारी गाड़ी में, और लेके ऑल द वे लॉन्ग जिना हॉस्पिटल, और जिना हॉस्पिटल क्रॉस करके एक सड़क यू टर्न लेके मुड़ती है जो चली जाती है कैनाल की तरफ, हाँ जी, और एक सीधी अकबर चौक की तरफ। तो वो कहते हैं कि उन्होंने टर्न लिया अकबर चौक की जानिब और बाहर है एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर अल फतह के बाहर उतार दिया। वो कहता है कि मुझे उसने ये कहा था कि पार्टी आज कैंसिल है, मुझे तुम फलां जगह ले जाओ और मैं बाद में तुम्हें वहां बुलवा लूंगा। ठीक है। लेकिन उसने मुझे बुलवाया नहीं, उतार के उसके बाद बुलाया नहीं। बिल्कुल सही है। अब हमने ये फैसला किया कि हम ये जो तारिक इलियास कियानी साहब तक बात आ गई है इस पे आगे काम शुरू करें। हम उस अल फतह स्टोर पे पहुंच गए, मैं, तारिक इलियास कियानी, नबी बख्श भट्ट, तारिक इलियास कियानी की टीम, मेरे 2 कांस्टेबल और एक नबी बख्श। ठीक है। हमने वहां पे कैमरास चेक करने शुरू कर दिए। तारिक इलियास कियानी की टीम के एक लड़के को फुटेज मिली जिसमें एक शख्स बड़ी तेजी से गुजरता हुआ दिखाई दिया।
इन सब ने कहा कि जी ये शहबाज ततला है। ओके। हमने भी वो फुटेज देखी, मैंने भी देखी, नबी बख्श ने भी देखी, शहबाज ततला की फैमिली ने भी देखी। पहचान लिया कि यही सबने शहबाज कहा जी ये शहबाज ततला है। हमने कहा जी ये शहबाज ततला नहीं है। ओके, फैमिली कह रही है शहबाज ततला है, आप लोगों को लग हमने रहा है कहा कि नहीं सर ये उसकी जो वहां पे जो उसकी मूवमेंट थी ना, हम्म, वो मुझे और नबी बख्श भट्ट को हजम नहीं हुई कि वो मूवमेंट नहीं। हम्म, ये अलफता स्टोर पे बता रहे हैं कि उसे उतारा है, और ये बिल्कुल मिनाजुल कुरान वाली साइड पे सड़क पे ये समझ से बालातर है। हम्म, वो जहां पे क्रिकेट ग्राउंड्स है वहां भी उतारा जा सकता था। ये इधर ही उतरने का क्या मकसद है? तो ये जो अलफता स्टोर पे उतारा गया है, जो बताया जा रहा है, ये तो फिर बाद में कहानियां खुली ना जी। तब तक तो मफरूजे थे हाँ कि ठीक है। क्या हुआ होगा। अब हम यहाँ पे, मैं और नबी बख्श भट्ट, हम सर जोड़ लेते हैं कि शहबाज ततला यहाँ पे किसी लड़की से मिलने आए हैं, शहबाज ततला यहाँ पे किसी पार्टी में आए हैं। कहाँ आए हैं? रात का वक्त है, आए हैं। अब वो मालूम किया जाए कि यहां पे शहबाज ततला के जानने वाला कोई है। ठीक है। मुफक्खर साहब बार बार राब्ता कायम कर रहे हैं नबी बख्श से, और उनकी डिमांड है कि यार वो सुना है आप लोगों को कोई फुटेज मिली है, हाँ सही। तो वो फुटेज मुझे चाहिए। नबी बख्श कहते हैं कि जी वो हमारे पास नहीं है, वो तारिक इलियास कियानी के पास है, मैं उनसे लेके आपको दे देता हूं। मीनवाइल हम फरहान को बुला लेते हैं, फरहान शेख। हम फरहान शेख को कहते हैं कि हम यहां पहुंच गए हैं, यहां पे कोई लड़की? वो कहता है नहीं, यहां पे तो मुफक्खर अदील ने 10 दिन के लिए किसी शूटिंग के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए घर किराए पे लिया। ओके। अब आप गौर कीजिए कि मुफक्खर अदील पै दर पै झूठ बोल रहे हैं। हाँ। रात हमें नहीं बताया कि वो जो जिना हॉस्पिटल के बाहर मुलाकात हुई है वो मिलने वाला मैं था ग्रीन बेल्ट में। दिन में अब तारिक इलियास कियानी को ये नहीं बताया कि यहाँ पे घर है। हाँ। और वो तो अलफता स्टोर पे स्टॉप कर दिया। जब तो ये वो ब्लंडर्स हैं जिसकी वजह से शक मजबूत हो गया। अब हमें, अब ये शक नहीं रहा, अब काम पक हो गया। फरहान ने बताया कि मैंने यहाँ पे घर किराए पे लेके दिया है 10 दिन के लिए। ये बिल्कुल अलफता स्टोर की बैक साइड पे एक गली है, उस गली में। हम कहते दिखाओ घर। अभी ये बातचीत चल रही है कि मुफक्खर अदील का फोन आता है फिर नबी बख्श को। नबी, अच्छा वो कहीं वहीं पे रैकी कर रहा था, इंफॉर्मेशंस ले रहा था। हाँ, इन्फॉर्मर छोड़े हुए होंगे वहां पे। नबी बख्श को फोन आता है, नबी बख्श मेरे सामने ही वो फोन सुनता है। मुफक्खर उनसे ये कहता है कि हाँ जी कहाँ तक पहुंचे। नबी बख्श कहता है कि जनाब बात इस तरह से है कि तुझे साढ़े नाल भी मतलब ड्रामा करी जा रहे हो। एसपी को कहते हैं। हाँ, आपने हमें बताया ही नहीं सर कि यहाँ पे आपने घर किराए पे लिया हुआ है और वो आपने घर लिया हुआ है। वो कहते हैं मैं आता हूँ अभी। हाँ, वो तो कहते इनको पता चल गया। तुम किधर हो? उन्होंने कहा जी मैं वो घर के बिल्कुल सामने पहुंच चुका हूँ। नबी बख्श कहता है कि मैं घर के सामने पहुंच चुका हूँ, फरहान शेख मेरे साथ है, ज़हीरुद्दीन बाबर रवान मेरे साथ है, तो हम तो वो घर तक पहुंच गए हैं जो आपने किराए पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे मुफक्खर अदील बुलाता है नबी बख्श को अकेले को, हम थोड़े फासले पे हैं, वो उनको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो कहता है यार देखो ना मसला पता की है, मेरे को उन्हें क्या सी कि मैनू घर जड़ा है वो मैं अज रात इत्थे कोई करनी है, वो तुम पता ना पार्टी शार्टी करी दी है नबी बख्श, अभी फिर ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। नबी बख्श वहां पे थोड़ी हिम्मत करता है तो सबॉर्डिनेट ना जी, और फिर बड़ा फर्क है। हाँ, वो इंस्पेक्टर थे और वो एसपी पीएसपी अफसर, ऊपर से एसएसपी, वो नूरी ये नारी। नबी बख्श दबे अल्फाज में उनको कहता है कि सर इंज ना करे, फैमिली उन्होंने मौजूद है, कहानी खराब है। कहते कोई भी रौला नहीं यार नबी बख्श, कर लिया ऐसी पार्टी शार्टी करने वास्ते। उन्होंने कहा 10 दिन वास्ते। हाँ, 10 दिन वास्ते पार्टी। बारकैफ यहाँ पे ये मीटिंग बर्खास्त हो जाती है। नबी बख्श पैदल चलता हुआ वापस आ जाता है। हम उस घर में दाखिल हो जाते हैं।
अब उस घर का मंजर ये है कि ऐसे लग रहा है कि ये अभी तामीर हुआ है, इसकी सफाइयाँ हुई हैं, नीट क्लीन, चमचम करते हुए फर्श, चमचम करते हुए दरो दीवार, डाइनिंग टेबल पे शानदार तरीके से जो क्रॉकरी होती है वो पड़ी है, धुली हुई, किचन साफ सुथरा, यानी कि हर कॉर्नर ऐसे जैसे बुलबुल का बच्चा, लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई शख्स एंटर भी हुआ होगा। ऐसे लग रहा है कि हम ही वो लोग हैं जो पहली मर्तबा यहाँ एंटर, और बड़ा मुअत्तर किस्म का खुशबूदार माहौल है। अब ये जो खुशबूदार माहौल है, इसके पीछे फिर एक कहानी है। ये बड़ी सनसनीखेज स्टोरी है बज़मी साहब। मीडिया पे तो उसको इस तरह से डिस्कस ही नहीं किया गया ना पहले। सर, हम मोहल्ले वालों से अब मालूमात ले रहे हैं। मोहल्ले वाले बताते हैं कि यहाँ पे रात में म्यूजिक चल रहा था, वो हमें सुनाई दे रहा था, और माहौल कुछ इस किस्म का था कि जैसे यहाँ पे कोई पार्टी हो रही है। लॉन में एक शख्स था, वो तिक्के लगा रहा था, उसका हल्का हल्का धुआं मौजूद था। हाँ, जो मोहल्लेदारों ने देखा, ठीक, या मोहल्लेदारों को दिखाया गया, या दिखाया गया। और फिर म्यूजिक की आवाज आ रही थी। ठीक है सर, यहाँ पे ना आपको सफाकियत की, और जो एक किसी भी इंसान के अंदर जो जानवर होता है ना सर, उसकी भी आपको एक मैं यहाँ पे दास्तान बताऊंगा। वो भी आपके लिए भी हैरानकुन होगी और जनरल पब्लिक के लिए भी बड़ी हैरानकुन होगी। आज तक कभी मंजरे आम पे नहीं आई इंशाल्लाह ताला। ये सर वही मोहल्ले वाले बताते हैं कि यहाँ पे अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे, दिन में जब मुफक्खर अदील साहब वहाँ अवेलेबल नहीं है, मुफक्खर अदील साहब कहाँ हैं, मुफक्खर अदील साहब क्या कर रहे हैं, वो एकेडमी पहुँचते हैं, एकेडमी पहुँचने से पहले क्या करते हैं, वो सर बाकायदा पीसी बटालियन से बाउज़र आते हैं पानी के, खाकरोब आते हैं, बाकायदा वहाँ की फटीक आती है, और वो उस घर को धोते हैं। उसकी पूरी वॉशिंग क्लीनिंग हो रही है। एक सीन क्रिएट किया गया वहां पे कि वॉशिंग क्लीनिंग क्यों करवाई जा रही है, कि घर में बदबू है, अजीब किस्म की बुरी सी बू है। उसके लिए प्लान किया गया, फ्रिज में गोश्त रखा गया, फ्रिज में गोश्त रखा गया, फ्रिज को ऑफ किया गया, उस गोश्त में ताफन पैदा हुआ, उस ताफन ने पूरे घर की फिजा को आलूदा किया, और वो जो बदबू थी, वॉशिंग इसलिए करवाएगी कि घर में बदबू फैल गई है, ये गोश्त बासी गोश्त सड़ गया है। सही समझ गए मेरी बात? हाँ। फिनाइल का इस्तेमाल होता है, एयर फ्रेशनर्स का इस्तेमाल होता है, परफ्यूम्स वाफर मिकदार में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जो फ्रिज में बासी गोश्त की बदबू है उसको खत्म करने के लिए हमने किया, लेकिन वो बदबू इनफैक्ट जिसके लिए वॉशिंग की गई थी, वो तो सारा एक भयानक राज था। भयानक राज ये था कि अब जब ये सारी सूरत हाल हो गई, ठीक है, आप लोगों को भी यकीन हो गया, यकीन से आगे चले गए। हाँ। हमने मुफक्खर अदील को बुलाया उस घर में, ड्राइंग रूम में। अब मुफक्खर अदील में, वो मुफक्खर अदील साहब से मुफक्खर अदील हो गया हमारी नजर में। मुल्जिम नहीं मुजरिम बनने ये यहाँ काम खराब है, यहाँ पे भयानक वाकया पेश आ चुका। यानी आप लोग भी सही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए उसके सामने, जो आम आदमी के सामने आप लोग बनते हैं, वरना तो सल्यूट ही लगते हैं ना इनको, एसपीस को, एसएसपीस को। नबी बख्श तो शायद उस लेवल की जुर्रत नहीं कर सकता था, क्योंकि डायरेक्ट सबॉर्डिनेट था। मैं मुफक्खर अदील साहब से ये कहता हूँ कि मुफक्खर साहब, शहबाज की फैमिली मौजूद है, अगर कोई गड़बड़ है, और वो गड़बड़ कोई बड़ी है, अभी भी हम ये नहीं समझ रहे कि शहबाज ततले को कत्ल कर दिया गया, हाँ, साइड पे हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भयानक खेल खेला गया है, किसी खातून का कत्ल हो गया है, किसी खातून को पर्पसली कत्ल कर दिया गया है, कोई दर्द सर बनती हुई खातून का कत्ल हुआ है। गॉट इट? हम ये नहीं समझ रहे कि एक महबूब दोस्त को, एक बचपन के साथी को कत्ल कर दिया गया है। ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि जनाब दसो, बताएं फैमिली को, और अब वो राज उगल दें, वो राज उगल दें।
अब ये जो सारा सीन है ये सीनियर अथॉरिटीज़ को भी बताया जा रहा है। तारिक इलियास कियानी, रूहे रवां, माहिर तफ्तीशों के, हम तीनों खड़े हैं, सामने क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे हम टहल रहे हैं और ये सारी गुफ्तगू हो रही है। सीनियर अथॉरिटीज़ को बता देते हैं। अब सीनियर अथॉरिटीज़ की तरफ से हुक्म आ जाता है कि मुफक्खर अदील से ये कहें कि शाम 4 बजे CIA मॉल टाउन तशरीफ़ ले आएँ। हाई एप्स कहते हैं। मुफक्खर अदील साहब वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं। वहाँ पे क्या बातचीत होती है हम उस बातचीत में शामिल नहीं हैं, लेकिन उसका लुबे लबाब ये है कि मुफक्खर अदील वहाँ कहते हैं कि जी मैं शहबाज को लेके आता हूँ। ओके, ये कह के निकलने का एक चारा बनाते हैं। हाँ, कहते हैं मैं शहबाज को लेके आता हूँ, वरी नॉट, ऑल इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं शहबाज को लेके आता हूँ। अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे जो जहाँ तक कहानी को पहुँचना है। सर, मुफक्खर वहाँ से निकलते हैं, अपनी सरकारी गाड़ी एम्पोरियम मॉल की पार्किंग में खड़ी करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं। लिहाजा अब मामला और संगीन हो गया। अब हम ये फैसला करते हैं CIA मॉल टाउन में कि मुफक्खर अदील के तमाम दोस्तों को शामिल तफ्तीश किया जाए। मैं बैठ जाता हूँ, FIR दर्ज हो जाती है। FIR लॉन्च हो गई है। सरकारी मशीनरी कानूनी तौर पे हरकत में आ चुकी है। तफ्तीश कर रही है CIA। तफ्तीश कर रही है CIA प्लस किडनैपिंग सेल के तारिक इलियास कियानी, मैं बहसियत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस C एंड नबी बख्श एज अ सबॉर्डिनेट ऑफ मुफक्खर अदील। अब ये हमारी 4 लोगों की टीम है और हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश के दौरान हम उनके कुछ 40 के करीब दोस्तों को बुलवाते हैं। जाहिर है दोस्तों से राब्ता, दोस्त बताएंगे क्या हुआ था क्या नहीं, और एक तो दोस्त आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है मुसलसल, वो तो हमारे साथ है। अब सर ये जो 40 दोस्त बुलवाते हैं उनको हम फर्दन इंटरोगेट करते हैं, उनकी बाकायदा इंटरोगेशन रिपोर्ट बनाते हैं। मुफक्खर कहीं नजर नहीं आ रहा इस सारी कहानी में, दोस्तों के पास कोई कहानी नहीं है। इवन दोस्तों को उस घर का भी इल्म नहीं है, वो जो 10 दिन के लिए किराए पे लिया गया, जहां पे ये सारा जो भयानक खेल खेला गया। एक दोस्त है जो नहीं आया। नबी बख्श मुझे कहता है कि सर जी ये सारे आए ने, असद भट्टी नहीं आया। असद भट्टी को तो डे 1 मुफक्खर के साथ होना चाहिए था, वो हमें पहले दिन से नजर नहीं आ रहा। वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मुफक्खर अदील है। मुफक्खर अदील अगर कहीं पे भी पोस्टेड है, कहीं पे भी, तो असद भट्टी तो फ्रंट पे बैठा होता है। ये बटालियन 1 में भी असद भट्टी सुबह ही आगे बैठ जाता है। तो वो क्यों नहीं आया? हम असद भट्टी को तलाश करना शुरू करते हैं, उसके घर तक पहुंचते हैं। फिर फाइनली असद भट्टी एक पुलिस ऑफिसर की वजह से पेश हो जाते हैं। ठीक है, शामिल तफ्तीश हो जाते हैं। कोई गारंटी दी होगी पुलिस ऑफिसर ने और पेश हो गया। वो सारी कहानी खोल देता है और यहां से अच्छा, SSP मुफक्खर अदील ने जो दोस्त का कत्ल किया उसकी कहानी सारी उनके दोस्त असद भट्टी ने खोल दी, बता दिया उसने कहा जनाब। पुलिस क्या तसल्ली देती है वैसे अगर इस तरह का वादा माफ गवाह या इस किस्म का गवाह हो? आपको उसी हद तक रखा जाएगा, हाँ, जिस हद तक आप हैं। ठीक है, आपको माफ नहीं कर सकते हम, ये मुमकिन नहीं है कि आपको क्लीन चिट दे दी जाए और ये आपसे कत्ल में शामिल था, तेजाब लाने वालों में था, ये हर चीज में शामिल था, ये तेजाब लाने वाला नहीं है। प्लानिंग में भी, ये प्लानिंग में शामिल है, साथ साथ है। ओके, इसका मतलब है इसके तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात होंगे। वो बताता है कि मुफक्खर अदील, मैं कहता है मुझे ये नहीं पता कि शहबाज के साथ मुफक्खर अदील की प्लानिंग क्या थी। मुफक्खर अदील बड़े पुरअमन अंदाज में विलफुली इस घर तक आया। फ्रंट सीट पे मैं बैठा था, मेरे साथ मुफक्खर अदील गाड़ी चला रहा था, शहबाज ततला पीछे बैठा था, और शहबाज ततला इस घर तक गाड़ी में नीचे छुप के आया, बेंड किया हुआ शहबाज ततला ने।
कि मैं किसी को दिखाई ना दूं। कहता है ये वो राज है जो शहबाज ततला और मुफक्खर के दरमियान है, वो क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है, इसका मुझे इल्म नहीं है। शहबाज ततला भट्टी और मुफक्खर अदील ड्राइंग रूम में बैठे हैं। शहबाज ततला के मुंह पे तकिया रख दिया जाता है और शहबाज ततला को वहां कत्ल कर देते हैं। नहीं, शहबाज ततला कोई रेजिस्ट नहीं करता। रेजिस्टेंस तो की, लेकिन उससे पहले उसे कोई अय्याशी की गोलियां दे दी गई थी। अच्छा। शहबाज ततला एक इंतहाई शरीफ आदमी था और बड़ी ही शरीफो नफ्स शख्सियत थी, शरीफ फैमिली का ताल्लुक रखता था, बहुत नेक आदमी था। इसको चंद एक मुगल्लजात में मुफक्खर अदील और असद भट्टी लेके आए, ओके, डुबो दिया। ये भी उसके बचपन के दोस्त थे। बचपन के दोस्त हैं वो। ये असद भट्टी बचपन का दोस्त नहीं, ठीक है, मुफक्खर बचपन का दोस्त है, उनके घर में पला बड़ा है। तालीम मुफक्खर को ततला फैमिली ने दिलवाई है, एएसपी मुफक्खर को ततला फैमिली ये क्या कह रहे हैं कि आप कि जिसको कत्ल किया उसकी फैमिली ने ही मुफक्खर को सपोर्ट किया? पाला है जनाब। मुफक्खर बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, उसको एएसपी शिप तक जो सपोर्ट किया है वो शहबाज ततला की फैमिली ने किया है। ओह माय गॉड। और इसने क्लास फेलोज उसी फैमिली का सहारा छीन लिया, सपूत छीन लिया एक। सर वो कत्ल हो जाता है, अब लाश पड़ी हुई है, अब डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब यहां पे असद भट्टी बताता है कि यहां पे मेरे लिए एक नया इंकिशाफ था। असद भट्टी ये सारे मामले के बाद वहां से रवाना हो जाता है। असद भट्टी वहां नहीं रुकता, कत्ल देखने के बाद भी वहां नहीं उसको जाने दिया जाता है। जी, असद भट्टी जाने जिगर है। असद भट्टी में मुफक्खर अदील हर में अच्छे बुरे में शरीक है। ठीक है। वो कहां तक देखता है? वो यहां तक देखता है कि एक टब है, जैसे वो कंटेनर नहीं होते नीले रंग के, नहाने वाला, नहीं जी, नीले रंग के कंटेनर, ड्रम। उस ड्रम में शहबाज ततला की जिस्दे खाकी को एक महलूल में, एक लिक्विड में उल्टा लटका दिया गया। और मुफक्खर वहां जाता है कुछ देर बाद और थोड़ा सा केमिकल उसमें मिलाता है, धुआं सा उठता है। असद भट्टी ने ये इंकशाफात किए कि बाहर ड्रम पड़ा हुआ है और उसके अंदर कुछ अंदर किचन में ड्रम, किचन में, और शहबाज ततले की लाश को उल्टा लटकाया गया, उसके अंदर उल्टा, और केमिकल डाला जाता है, धुआं निकलता और वो कोई सेंटीमीटर्स में लाश कम होती चली जाती है। ये जो बाहर अंगीठी लगाई गई थी, जो तिक्के भुने जा रहे थे, वो उस के धुएं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको उस सारे एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए बाहर तिक्का बनाया जा रहा था। तिक्के पे वो धुआं इस धुएं मिक्स हो जाए, उसका धुआं भी बहुत ज्यादा पैदा किया जा रहा था। उस पे बार बार घी डाला जाता था ताकि धुआं भी ज्यादा उठे, वो स्मोक ज्यादा से ज्यादा हो। और लाश वो नीचे जाती जा रही थी, ज़ाहिर उसको लटकाया नहीं था, उसको ऐसे डाल दिया था जी, ताकि वो महलूल में हल हो जाए, लाश मुकम्मल तौर पे, और सबूत ना मिले। जी। अब सर यहाँ पे एक पॉइंट है, अब आप सफाकियत का अंदाजा लगाइएगा। सफाकियत का ये आलम है कि एक लड़का है इरफान, जो मुफक्खर अदील का खिदमत गुजार है। अर्दली नहीं है, खिदमत गुजार, ठीक है, बटमैन जैसे होते हैं जी। उसकी जो 2 3 4 माशूकाएं, सो कॉल्ड वाइव्स हैं, वो उनकी खिदमतें भी करता है। एक खातून है, उसकी रिहाइश है वफाकी कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही वफाकी कॉलोनी है जी, जहाँ पे ये घर लिया गया जी। उस अपार्टमेंट में मुफक्खर अदील की एक बड़ी सी तस्वीर भी लगी हुई थी। वो खातून अपने आप को मुफक्खर अदील की बेगम बताती थी, जो कि नहीं थी। इरफान के साथ एक लड़की इसी सारे सीन में मोटरसाइकिल पे आती है और वो किचन के पास से गुजर के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चली जाती है, ऊपर के बेडरूम में। इस मकाम पे असद भट्टी को वहां से रवाना कर दिया जाता है। मुफक्खर उसे खुद उसके घर छोड़ के आता है, असद भट्टी, ठीक है। अब यहां से जो आगे की कहानी है, वो उस खातून को हम इंटेरोगेट करते हैं। जब मुफक्खर गायब हो जाता है, इरफान तक हम कैसे पहुंचते हैं,
ये बड़ा मुश्किल मराहिल है। कुछ हम CDRs भी ले लेते हैं, शहबाज ततले की भी, मुफक्खर की भी। उस CDR में शहबाज ततले की निस्बत ये पता चलता है कि जब वो मोटरवे पे आ रहे थे तो उस रात किस किस की कॉल आई? किस किस की कॉल नहीं, हिरन मीनार के पास शहबाज ततला अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? तो कोई ऐसी बात मुफक्खर अदील के दरमियान, शहबाज ततले के दरमियान डेवलप हो चुकी थी जिसका या सिर्फ या शहबाज ततला को पता था या मुफक्खर अदील को पता था। गॉट इट? अब हम उस लड़की तक पहुंचते हैं, इन्वेस्टिगेशन का दायरा आप बढ़ाते हैं। उस लड़की के घर से हमें पता चलता है कि इरफान फरार होके कहीं चला गया। जैसे ही मुफक्खर, केस तो आग की तरह फैल गया ना, तो इरफान को सारी सूरत हाल का भी अंदाजा था। मुफक्खर अदील को वो लड़की मिलने आई, ऊपर के रूम में थी। मुफक्खर अदील बार बार जाके वहां पे जाके ऊपर लेट जाता था, फिर कुछ देर के बाद नीचे आता था। उस लड़की को भी कुछ स्मेल आ रही थी, केमिकल डालता था और फिर जाके ऊपर लेट जाता था। माय गॉड, एक साइड पे अय्याशी कर रहा था। अय्याशी नहीं कर रहा था। वो लड़की कहती कि वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, उससे मुझसे कोई बात नहीं की, मैंने उससे बात की। ये लड़की वो थी जो पहले भी मिलती रहती थी मुफक्खर अदील से। मुफक्खर अदील के साथ रह रही थी। वो कहती है कि मुझे कुछ स्मेल आती थी और मैंने पूछा 2-3 मरतबा, अब तिक्के वगैरह बनते रहे हैं तो वो स्मेल, वो गोश्त भी खराब हो गया था, वो उसकी तुम्हें स्मेल आ रही है। वो गोश्त खराब होने की भी स्मेल मौजूद है, वो गोश्त फ्रिज में मौजूद है, उसको निकाल के फेंका नहीं गया। जाहिर है स्मेल करनी थी ना उसको। ठीक सर। फिर इरफान आता है। इस बीच में मुफक्खर अदील 2 दफा जाता है कहीं गाड़ी में, सुबह का टाइम हो रहा है, जाता है फिर आ जाता है। लड़की अब दिन में चली गई है। अब उसके बाद मुफक्खर अदील क्या करता है, वो जो ड्रम, वो जो भी बाकियात हैं वो अपनी गाड़ी में लोड करता है। गाड़ी में लोड करके तो वो रोही नाला, फिरोजपुर रोड, गज्जू मत्ता के पास जाता है और एक पॉइंट पे वो ड्रम फेंक देता है। यानी उसी में लाश थी, वो महलूल बन गया। वो महलूल पहले गटर में बहाता है। कहते गटर नाले दो जगह उसने वो फिर फोरेंसिक्स आई ना जी। जब ये सारी चीजें क्लियर हो गई, फिर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को बुलवाया गया। अब ये सारे काम, वो लीगल वर्क फ्रेमवर्क जो है वो सारे का सारा वो तफ्तीशी अफसरान कर सारी चीजें क्लियर हो गई कि मुफक्खर अदील ने कत्ल किया, उसके बाद उसने महलूल बनाया, गवाह भी मिल गया, और उसके बाद मुफक्खर यहाँ से फरार है। ठीक है, केस क्लियर हो गया। अब अरेस्ट सिर्फ करना है। अब अरेस्ट करना है सर। अब सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि इरफान जो है वो सिंध चला गया और मुफक्खर भी सिंध गया। वहां पे उनके लिए एक छुपने की जगह है। मैं, इंस्पेक्टर नबी बख्श और मोहम्मद अली भट्ट, उस वक्त इंस्पेक्टर थे, अब DSP हैं इकबाल टाउन, CCD इकबाल टाउन। हम अपनी व्हीकल्स में, अपने तैयारों में यहां से रवाना होते हैं। हम सखर पहुंचते हैं। सखर से फिर हम उस जगह तक पहुंचते हैं, गंबट पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। वहां के SHO साहब को इत्मीनान में लेते हैं और उन्हें सारी सूरत हाल बताते हैं। वहां खेतों में रातें गुजारते हैं। 2 दिन बाद हमें पता चलता है कि यहां से अकेला ही आया था इरफान, और इरफान जो है वो चला गया। मुफक्खर के वहां पहुंचने की हमें कोई इत्तला नहीं मिलती। लेकिन हमें मुफक्खर की निस्बत ये पता चल जाता है कि मुफक्खर कहाँ है। वो कैसे पता चलता है? हमारे साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के हमारे यारे गार हैं, हमारे जाने जिगर हैं, हमारे दोस्त हैं। वो हमसे मोहब्बत करते हैं, शाह साहब, और शाह साहब से हम मोहब्बत करते हैं। वो इस सारे केस में हमारे साथ थे, ऑफिशियली नहीं। लेकिन हमारे वो चूंकि फ्रेंडली, सारे जाने जिगर कोई हो तो वो तो फिर आपका साथ देता है पूरा। हमने अपना एक IT नेटवर्क फैसल टाउन के इलाका में एक दोस्त के घर एक कमरे में बनाया हुआ था। सिर्फ इस केस के लिए पर्टिकुलरली। कि कोई अनऑफिशियली काम भी करना पड़े तो कर लें। हमारा वहां पे सारा नेटवर्क चल रहा था। IT के स्पेशलिस्ट। आपको कहीं लग रहा था कि इसको ऑफिशियली हमें रोक दिया जाएगा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन? रोक दिया गया।
क्योंकि एसएसपी के खिलाफ आप इन्वेस्टिगेट करें। रोक दिया गया। हाँ। अब उसके रोकने की क्या वजह थी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हम पहुंच चुके थे कि मुफक्खर अदील कहाँ है। जिंदा सलामत हैं, अल्लाह ताला उन्हें 150 साल की जिंदगी दे। आसिम इफ्तिखार कंबो उस वक्त एसपी थे, एसपी CIA थे। हाँ। अब मैं भी ट्रांसफर हो चुका हूं CIA में इसी केस की वजह से। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस सी का ट्रांसफर हो गया है CIA हेडक्वार्टर मॉडल टाउन, समझ गए। और नबी बख्श भट्ट अनऑफिशियली CIA मॉडल टाउन, पर्टिकुलरली इसी केस के लिए हमने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है फैसल टाउन में एक घर को। उस घर के ड्राइंग रूम के साथ एक कमरा है, वहां पे हमने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है। 2 लैपटॉप लगे हुए हैं, इंटरनेट डिवाइस लगी हुई है और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ छोटा नेटवर्क नहीं था सर IT के हवाले से। जितनी देर भी मैंने और नबी बख्श भट्ट ने इकट्ठे काम किया है, हमारे पास अपना नेटवर्क था। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। तो आपके रिटायरमेंट के बाद जी वो नेटवर्क कायम है नबी बख्श भट्ट का, नहीं, या आप अनऑफिशियली उनको सपोर्ट करते हो? ज़ाहिर क्राइम नहीं, को खत्म करने के लिए। नबी बख्श भट्ट मेरे रिटायरमेंट के बाद दिल बर्दाश्त हो गया। कुछ ऐसी उसके साथ मुश्किलात पेश आई कि वो फिर उसकी मर्डर की इंक्वायरी और वो दिलचस्पी नहीं रही उसमें। नबी बख्श भट्ट की वो जो टीम थी वो आज भी नंबर 1 टीम है। तैयब एक हेड कांस्टेबल है, नदीम शाह एक हेड कांस्टेबल है, वो आजकल मोहम्मद अली भट्ट की टीम है जो सारी काना में तैनात थी, जो काना में थी नबी बख्श के साथ, और फिर वो अब आजकल मोहम्मद अली भट्ट के साथ हैं। और वो मोहम्मद अली भट्ट की भट्ट साहब भी अच्छी शोहरत के हामिल हैं इस मामले में। मोहम्मद अली भट्ट जनाब शहजादा है, कमाल। हाँ, या आप तारीफें करते रहते हैं पुलिस मैं नहीं, मैं पुलिस वाले क्या क्या काम करते हैं। नहीं, देखें जो इस तरह के काम करते हैं उनके साथ फिर हम निपटते भी कैसे। अच्छा, अब आप अरेस्ट कर रहे हैं उसे? अभी हम अरेस्ट नहीं कर रहे सर। ठीक है। अब हमने कुछ खवातीन खाना हैं, उनके साथ भी कुछ हमें थोड़ी बहुत इंटेरोगेट की सख्ती करनी पड़ी। दोनों बीवियों के साथ? जी, बेगमात के साथ भी कुछ थोड़ी बाअदब, हाँ जाहिर है, बामुलाहिजा। कैमरे के सामने तो पुलिस यही कहती है कि बाद में इन्वेस्टिगेशन स्पीकिंग सर, हमारी माँ, हमारी वो बहन, हमारी वो बेटी, जाहिर उनका क्या कसूर? हमने उनके साथ माँ, बहन और बेटी वाला सलूक किया। ये मेरा अल्लाह जाने। उनको भी इंटेरोगेट किया। इनके तमाम तर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस थी जिसमें मोबाइल फोन्स भी थे, वो भी सारे कन्फिस्केट हुए, उनको भी इवेल्युएट किया गया, उनके फॉरेंसिक्स भी हुए, वो सारी चीज़ें मंजरे आम पे आ गई। अब अभी हमें ये नहीं कहा गया कि आप इससे हट जाएं। इरफान जो तेजाब का अरेंजमेंट किया था जिसने, उसको मुफक्खर अदील भिजवाता था कि जाओ ये वाला केमिकल लेके आओ, लिख के देता था। उसके इल्म में कुछ नहीं था, उसे ये नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। मुफक्खर अदील ने पूरा एक ड्रामा रचाया हुआ था। पंजाब कांस्टेबलरी में भी बारूद मंगवाया हुआ था, ड्रम्स इकट्ठे किए हुए थे, वहां पे लकड़ी के लॉग इकट्ठे किए हुए थे कि जी कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं मुफक्खर साहब। शूट कर रहे हैं कुछ, उसकी शूटिंग होनी है, उसकी शहबाज ततले को शूट का प्लान, कोई कहानी लिख रहे हैं वो, और उस कहानी को फिर उन्होंने ड्रामाई तश्कील देनी है। तमाम अमले को, पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 1 के अमले को ये पता था, और उनके दोस्तों को भी ये इल्म था। वो जो इरफान है लड़का, उसको भी यही बताया गया था कि ये केमिकल चाहिए, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है। वो जाता था, नौलखा थाना के इलाका में एक मार्केट है जहाँ पे केमिकल मिलते हैं। एसेंस और केमिकल्स की मार्केट है। उनको भी हमने इंटेरोगेट किया, उनका रिकॉर्ड भी हमने कब्जे में लिया, उसमें वो भी चीज़ें मिल गई। तेजाब वाले को भी इंटेरोगेट किया, उसकी वो एंट्रीज भी मिल गई, वो इरफान जो केमिकल वहाँ से लेके आता था। ठीक है। लेकिन एक कोई ख़ास किस्म का केमिकल था, वो केमिकल मुफक्खर ने खुद अरेंज किया था। वो मिक्स करके जब केमिकल वो थोड़ा थोड़ा डालता था, मेन केमिकल में वो केमिकल थोड़ी मिकदार में मिलाता था, और फिर एक धुआं निकलता था, और उसके साथ बॉडी जो थी वो लिक्विड बनती चली जाती थी। ठीक है सर। अब सर इरफान, चूंकि हम गंबट गए थे, सिंध तक पहुंचे, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, लॉयर हैं,
वो हमसे रब्ता कायम करते हैं कि जी इरफान हम आपके पेश कर देते हैं। कातिल नहीं है, इंटरोगेशन मदद देगा आपको, आपको इंटरोगेशन में मदद भी देगा और जिस हद तक उसका जुर्म है वो कबूल करेगा। वो कबूल करेगा। इरफान आ गया, इरफान ने अपना जुर्म कबूल किया, केमिकल की निस्बत उसने तमाम तर इंफॉर्मेशंस दी। एंड वन गुड डे मैंने इत्तला दी एसपी सीआईए को, आसिम इफ्तिखार कंबो को, कि जनाब मुफख्खर अदील की इस वक्त ये लोकेशन है। ओके। और आपने वो पता चलाया, वो अपने जो नेटवर्क हमारा काम कर रहा था, नेटवर्क से, हमारा वो नेटवर्क काम कर रहा था, उसमें हाँ। गुजरांवाला का मूवमेंट, उसमें गिलगित वगैरह की मूवमेंट, उसमें ये सारा कुछ आ रहा था। हमें ये सारी चीजें, हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी काम कर रहा था, हमें ये भी पता चल रहा था कि क्या है, अब कैसे होना चाहिए। यहां पे जब मैं ये इत्तला देता हूं आसिम इफ्तिखार कंबो एसपी सीआईए को, तो मुझे एक हुक्म मिलता है कि जी अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर नो मोर पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। अब तारिक इलियास कियानी, डीएसपी सीआईए कोतवाली, डीएसपी सीआईए कोतवाली कौन थे? उनमें मेरे ख्याल में राजा साहब थे शायद, ठीक है, तब भी। अच्छा, वो लोग इसको देखेंगे, वो अब इसको देख रहे हैं, और स्नैन हैदर हैं मॉडल टाउन वाले, वो इसको देख रहे हैं। आप लोग अब अपने जो डाकू शाकू आप पकड़ रहे हैं, वही काम करें, आप अपना वो डाकू शाकू पकड़ें। इस केस की तफ्तीश अब आप आगे। आप तो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए होंगे, वर्किंग तो सारी आप लोगों की थी। कोई मसला नहीं, और ये अक्सर होता है, ये होता रहा है, ये हमेशा ही होता रहा है, और ये पुलिस के डिपार्टमेंट में ये होता रहेगा। तो आपने लीड दे दी, हमने कहा सर वो आ रहा है, वो मूविंग है, उसकी पोजीशन मूविंग है, लेकिन उन तक भी वो खबर आ चुकी थी कि वो किस रेफरेंस से आ रहा है। ओके, मतलब खुद पेश होने आ रहा था, वो आ रहा था, ठीक है। एनीवेज फाइनली मुफख्खर अदील को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट किया या खुद पेश हुआ? सर अरेस्ट कर लिया गया। ओके। अब यहां पे एक किरदार है, मेरे भाई हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, वो मेरी दिल से कदर करते हैं, मैं उनकी दिल से कदर करता हूं। वो इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल है, फरहाद अली शाह साहब। फरहाद अली शाह साहब, ग्रेट मैन। जिंदगी का आगाज हमारे इकट्ठा है। मैं एसएचओ फैसल टाउन था जब फरहाद अली शाह साहब भी एक स्ट्रगलर थे, बड़ा नाम बनाया उन्होंने, और उन्होंने माशाल्लाह जिस मकाम तक वो पहुंचे हैं, अल्लाह ताला की उन पे रहमत ही रहमत। मैं एक दफा पेश हो चुका, मैं बतौर गवाह गया था, उन्हें जिरा की थी। फरहाद अली शाह साहब ने कहा कि अगर ज़हीरुद्दीन बाबर तफ्तीश में नहीं है तो हम तफ्तीश नहीं करवा रहे। ये शहबाज ततला की जानिब से वकील थे उनके, जी, ये उनके घर के बंदे थे। हाँ। और फिर डॉक्टर सजाद साहब, उन्होंने कहा यार ओए जेड़ा बंदा है ना जनाब, ये तो सारे ते साडा ये तो शामिल है, ये हमारी तफ्तीश में मरकजी किरदार होगा। अब फराज शाह साहब जब तफ्तीश के लिए तशरीफ़ लाते थे, जब सारे मामलात, वो केस फाइल जब प्रिपेयर हो रही थी, तो वो मेरे बगैर आते ही नहीं थे। तो मैं आखिरी लम्हात तक तफ्तीशी मामलात में जो ऑफिशियल पेपर वर्क था, उसमें कौन एविडेंस आ रही है, एविडेंस की कलेक्शन, एविडेंस की इनपुट इन द केस फाइल, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना मुझे ना नबी बख्श को मुफख्खर अदील से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। यह मुफख्खर ने शर्त रखी होगी कि उनका सामना ना, आई डोंट नो, शायद मुफख्खर ने बहुत बोल चुके थे, मुफख्खर ने कहा होगा या क्या वजह हुई होगी, आई डोंट नो, तो जरा कि जी हमें मुफख्खर से मुलाकात का मौका नहीं मिला, आखिरी वक्त तक हमें मुफख्खर से मुलाकात का मौका नहीं मिला। लेकिन मुफख्खर से जो मेरी मुलाकात होती है अरेस्ट के बाद, फरहाद अली शाह के साथ होती है, नहीं, मुफख्खर को अदालत में पेश करना है। अब जब जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हो, ड्यूटी तो लगती है पुलिस की, नहीं तो वो ड्यूटी मेरी लगती है। ठीक है, मुझे हुक्म मिलता है कि जनाब टीम के साथ ये सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मॉडल टाउन कचहरी में आपने संभालनी है। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਦ देते हैं, हर काम में चल लगे, हर काम में चल लगे। तो ये मुफख्खर अदील की जो पेशी है अदालत में, वो सारी मैं मैनेज करता हूँ।
मुफख्खर अदील को कोर्ट में पेश करना, रिमांड वगैरह का सारा जो सिलसिला है, उसके लिए मैं जाता हूँ। वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, वहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, वो बंदा नाचीज़ के हाथों अंजाम दिए जाते हैं। वहाँ मैं मुफख्खर अदील को देखता हूँ, आंखें झुकी हुई, चेहरे पे मुर्दनी, शर्मिंदगी और शर्मिंदगी। मैं उनको देखना पसंद नहीं करता। वहां पे दोस्त एक बहुत बड़ा किरदार है आपकी जिंदगी में, और वो दोस्त जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया हो, और वो पूरी फैमिली। मुफख्खर अदील का नाम दोस्ती पे एक गाली की शक्ल इख्तियार करके 50 रोज में ये सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई जी, इंतहाई कम वक्त में। जी। हमने तो ये सुना है, ये पढ़ा है, ये देखा है कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को महफूज करती है। कौन कहता है? और यहाँ पे तो आप लोगों ने नूरी मखलूक के एक बंदे को जो है वो। सर ऐसा नहीं होता। वो जहां पे प्रोटेक्शंस मिलती है ना सर, वो प्रोटेक्शन के मामलात मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, आप बड़ा अच्छा भी बोलते हैं इस पे, लेकिन एक चीज़ पे है कि लोग सोशल मीडिया पे भी कमेंट करते हैं कि आप जो डीएसपी उस्मान गुजर साहब हैं, उनकी अहलिया और उनकी बेटी का मामला है, उसमें आप उनकी बड़ी तरफदारी कर रहे हैं। वैसे उनको मैं भी जानता हूँ, अपराइट ऑफिसर हैं, लेकिन इस मामले में कुछ ज़्यादा आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या मामला है? मैं बताता हूँ सर, इसमें आपकी बात दुरुस्त है। देखें, लोग ये कहते हैं कि पुलिस में, देखिए मैं ना, जहां पे पुलिस के अगेंस्ट कुछ ऐसा बोला जाए जो हजम ना होता हो, जिससे दिल को दुख पहुंचता हो, मैं नमक खार हूं। मैं आज भी पुलिस का दिया खा रहा हूं, मेरा नाम भी पुलिस की वजह से है। तो जब कुछ इल्जामात इस नौइयत के लगते हैं ना, वहां पे फिर मैं थोड़ा जज्बाती हूँ। अच्छा, उस्मान हैदर साहब पे जब ये इल्ज़ाम लगा तो मैं भी माथा ठिनका मेरा कि ये कैसे हो सकता है। सर, उस्मान हैदर साहब पे इल्जाम ये लग रहा है कि पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही है। उस्मान हैदर एक रैंकर डीएसपी, जहां जहां पुलिस का कोई क्रिमिनल एक्ट सामने आया ना सर, तो वो मुफख्खर अदील हुआ है, तो वो उसका अंजाम देख लीजिए। आज वो उम्र कैद भुगत रहा है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। बिलाल कयूम एक एसएसपी हैं, ये जिन्हें जाली करेंसी चलाई है। जी। वो ही वाज एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन। रूहे रवां रहे वो हमारे एक सीसीपी हुआ करते थे, शेख साहब, उमर शेख साहब, उनके ब्लू वाइट थे। पीएसपी ऑफिसर डिसमिस हो गए। हाँ, हो गए। फिर सीसीडी का अपना एहलकार जावेद सीसीडी ने निशाने इबरत बना दिया। अम्मार सब इंस्पेक्टर शादरा डकैती में निशाने इबरत बना दिया। एक वो जो सब इंस्पेक्टर था जिसने वो निकल के गाड़ी स्नैच कर ली ट्रेनिंग सेंटर से जाके, ठीक है सर, वो अपना जी इकबाल टाउन, गुलशन इकबाल का, वो निशाने इबरत बना दिया। फिर एक और सब इंस्पेक्टर साहब हैं जो चुंग ट्रेनिंग सेंटर, वो जो जिन्होंने वारदात की, एक बहुत बड़ी हाउसिंग कॉलोनी सोसाइटी के दफ्तर में जाके जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की, उनको भी। तो सर, पुलिस के सामने अगर उस्मान हैदर के ऊपर जो लगाए गए इल्जामात हैं, उनकी निस्बत 1% भी ये यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई कि उस्मान हैदर ने कोई क्राइम किया है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मेरा खालिक जानता है कि क्या हुआ है। लेकिन जो कुछ बयान किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो बहुत ज्यादा है। हो सकता है उनका कुछ इतना सीरियस फैमिली इशू हो। अब देखे ना, मैं ये कहता हूँ कि एक जानिब तो उस्मान हैदर साहब जो हैं वो इस वक्त कानून पे ट्रस्ट कर रहे हैं और वो खुद मुद्दई है मुकदमे के। जी, उनकी मिसेज, उनकी बेटी नहीं मिल रही। और दूसरी जानिब हम निश्तर ये चला रहे हैं सोशल मीडिया की मखलूक के उनके घर पहुंच गए, उनकी सास का बयान, साली का बयान कि जी इन्होंने अगवा करवाया। बच्ची जवान हो गई है, हाँ, बेटी के बाप है, हाँ, ठीक है जी। और अब उनकी वो फैमिली को पता चल रहा है कि जनाब ये शराब पीते थे और ये तशद्दुद करते थे। ये तो महज इल्जामात है ना सर, इल्जामात हैं। हाँ। तो मैं तो सर इसमें बोलना भी नहीं चाहता था। 2-3 जगह पे मुझसे जबरदस्ती, जैसे अब आपने सवाल कर दिया, बुलवाया गया कि हु वी आर। नहीं, मैं चाहता हूं कि मतलब उस्मान हैदर साहब, अगर उस्मान हैदर साहब अगर कुछ इल्जाम लगाने वाले लोग 1% भी मुझे भी ये पता चल गया ना सर, मैं तो जाहिर है आई एम वेरी मच विद इन।
मुझे सब पता चलता है साथ साथ। इतना सा भी अगर मुझे ये पता चले कि उस्मान हैदर साहब के पार्ट पे कोई क्राइम छुपा हुआ है, सर सबसे पहले मैं आके अपने चैनल पे बैठ के बोल दूंगा। और पुलिस, सर हथकड़ी लगाने वाला सबसे पहले इलाके का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आज आपने टाइम दिया। नाज़रीन, मुफख्खर अदील साबिक एसएसपी का कारनामा कि अपने बचपन के दोस्त और अपने मोहसिन को ही कत्ल किया, उसके बाद तेजाब में डाला, महलूल बनाया, फिर गटर में और नाले में बहा दिया, ये ऐसी होशरुबा दास्तान है, ऐसी होशरुबा कहानी है कि जिसको आज भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई अपने मोहसिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर इजहार कीजिएगा।